सपना एक देखो मुश्किलें हज़ार आएंगी, सपना एक देखो मुश्किलें हज़ार आएंगी। वो मंजर भी खूबसूरत होगा, वो मंजर भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी दुनिया में शोर मचाएगी, जब कामयाबी दुनिया में शोर मचाएगी। तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का अपने एग्जाम एकेडमी चैनल में स्वागत है। मैं संजीव गंगवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है ये हमारी पॉलिटी का 4th लेक्चर है और क्या कहते हैं आपको पता है हम क्या कहते हैं प्रीवियस क्लास से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको वो क्लास में जो क्वेश्चन बताता है वो स्टूडेंट बहुत ही ब्रिलियंट, और वो ये छोरा या हमारा बाबू जिसे हम बोलते हैं प्यार से, तो वो बहुत ही एक्सपर्ट होगा और क्या कहते हैं बहुत अपनी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे चलती होगी। मेरी गॉड से यही उम्मीद है ऊपर वाले से कि उसकी तैयारी बहुत अच्छे से चले और वो अपने हर सपने में कामयाब हो। और दोस्तों अब हम अपना टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपसे पूछा जाएंगे 5 क्वेश्चन, और जो इन 5 क्वेश्चनों के आंसर देता है तो वो अपनी इस क्लास का ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा। पहला क्वेश्चन आपसे है, आपको जैसा कि पता है आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। क्वेश्चन हम बोल देते हैं, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो लेक्चर ये हमारा कौन सा है? लेक्चर हमारा ये 4 है। किसका 4 है भैया? इंडियन पॉलिटी का है। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, जो इस चैनल पर नया हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। तो जैसा कि ये आपको पता है हम बता चुके हैं, क्योंकि ये क्या कहते हैं चीज़ें आपके लिए बहुत जगह नहीं मिलती हैं। आपको क्या कहते हैं आज ही से मैं जो बताऊंगा वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे और वहीं से हमारी पॉलिटी आपको मिलती है, वहीं से उत्पत्ति होती है। जो एक नवजात शिशु होता है, जो पॉलिटी में क्या कहते हैं जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे तो उन्होंने ऑक्सीजन को पढ़ा होगा। जो ऑक्सीजन को इस ब्रैकेट में कर देते हैं तो उसे नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं। नवजात ऑक्सीजन का मतलब, नवजात का मतलब ये होता है जैसे ही बच्चा जन्म लेता है। तो इसी प्रकार से हमारी पॉलिटी का निर्माण कुछ ही टाइम में होने वाला है। तो आपको पता चलेगा कि पॉलिटी कैसे बनती है। तो जैसे बायो वाले होते हैं जिसे हम डॉक्टर बोलते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता होती है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो ये बच्चा होता है तो बच्चा गर्भ में कैसे ठहरता है, उसमें जो वायरस होते हैं जो कैसे पहुँचते हैं, तो ये सब वो अच्छे से डिटेल जानते हैं। तो इसी प्रकार से आप भी जानते होंगे, क्योंकि आपको क्या कहते हैं इसमें क्या कहते हैं कुछ हमारे जो धुरंधर या तोपची छोरे होते हैं वो इन चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। भले कि चाहे पढ़ाई में बहुत पीछे हो, मगर इन कामों में, उल्टे सीधे कामों में जो तोपची लड़के होते हैं उनका दिमाग बहुत तेज चलता है। पढ़ाई के प्रति बोल दिया जाए तो किताब लेकर सो जाएंगे और बोल देंगे माता जी से कि मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए रूम बंद करके। तो ऐसे ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि वह अंग्रेज कौन था जो अकबर के दरबार में सर्वप्रथम गया था? तो वह कौन अंग्रेज था? पहला ऑप्शन है आपका वास्को डी गामा। जैसा कि पता है मॉडर्न इंडिया हमारी क्या कहते हैं किससे निकली है? पॉलिटी से ही निकली है। और दूसरा ऑप्शन है रॉल्फ पिच। सी ऑप्शन है सिकंदर लोदी। डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा है आपका? रॉल्फ पिच। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि बताइए जो अंग्रेज आते हैं इनकी कितनी प्रेसिडेंसी थी, जो प्रेसिडेंसी की संख्या थी वो कितनी थी? पहला ऑप्शन है 2, B 3, C 4, D 5। तो इनकी प्रेसिडेंसियों की संख्या कितनी थी? आपको अच्छे से पता है 3 थी। कौन कौन सी थी? बम्बई थी, मद्रास थी और बंगाल थी। पूछ लिया जाए प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध पहला ऑप्शन 1756, B 1757, C 1759, D 1766। तो मेरे बाबुओं
या मेरे छोरों, मुझे छोरा वर्ड बहुत पसंद आवे, क्योंकि आपने वो देखा होगा दंगल मूवी, जो छोरा ना करवे कौन कर देवे, छोरी कर देवे, किनकी, आमिर खान की। तो यही है, छोरा बड़े कमबख्त होवे, छोरी बड़ी मेहनती होवे। तो क्या बोलवे आपके लिए, तो जो छोरे होते हैं बड़े कमबख्त होते हैं, तो कौन सा हमारा हो जाएगा ये। और छोरियाँ होती हैं वो बड़ी होशियार होती हैं, बड़ी ब्रिलियंट होती हैं, बहुत मेहनत करती हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 पूछ लिया जाएगा आपसे कि कासिम बाजार पर किसने कब्जा किया था। कासिम बाजार को अंग्रेजों से कौन जीता, या कासिम बाजार पर अपना किसने अधिकार किया था। तो कासिम बाजार पर किसने अधिकार किया था, 4 ऑप्शन रख दिए जाएंगे। ए अलीवर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी सरफराज खां, डी मुर्शिद कुली खां। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपका टेस्ट होता जाएगा, और जो क्या कहते हैं स्टूडेंट 100% कर लिया हो तो वो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को शो कर सकता है। उससे क्या कहते हैं उस स्टूडेंट की पहचान हो जाएगी, मेरे पास उसका वो आ जाएगा डिटेल कि ये स्टूडेंट है, मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत अच्छे से पढ़ता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस स्टूडेंट का नाम लूँगा जो क्या कहते हैं 100% क्या कहते हैं अपने कमेंट बॉक्स में आंसर देगा कि ये। तो जिस प्रकार से होगा तो वो नेक्स्ट क्लास में उस स्टूडेंट, चाहे छोरी हो चाहे छोरा हो, सभी के नाम लिए जाएंगे। ठीक है, कि ये स्टूडेंट था, ये बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है, तो उसका नाम आएगा अगली वीडियो में। और आप मेहनत करोगे, मैं तो कर ही रहा हूँ, तो आने वाले टाइम में लाइव क्लास भी ले ली जाएंगी, मगर उसके लिए स्टूडेंट आने चाहिए। ठीक ठाक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि घेरिया का युद्ध कब होता है। घेरिया का युद्ध कौन सी सन में होता है। तो 1539, बी 1540, सी 1542, डी 1764। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, आप सब बता दे रहा हूँ आपके लिए। तो घेरिया का युद्ध कब हुआ था, 1539 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध हुआ था 1539 में। तो ये हमारा कौन सा हुआ, आंसर ये हो गया। घेरिया का युद्ध किसके बीच में हुआ, अलीवर्दी का सरफराज खां के। जो इस क्या कहते हैं लेक्चर पर नया वीडियो विजिट करता हो या देखता हो, तो इससे पहले वाली वीडियो देखें तो उसको अच्छे से समझ में आएगा। और कुछ ही टाइम आपका जा रहा है, यहीं से हमारी क्या कहते हैं पॉलिटी का क्या कहते हैं जन्म होने वाला है, पॉलिटी की उत्पत्ति होने वाली है कि पॉलिटी हमारी कैसी बनी है, पॉलिटी का कैसे जन्म हुआ है। तो ये सब हमारा कुछ ही टाइम में आपके सामने होने वाला है। तो आपको पता है हमारा बक्सर का युद्ध हो गया था 1764 में। यहाँ से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं अभी नहीं पूछ पाया हूँ। आपसे नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को मैं निकालूंगा जो बहुत पूछे जाते हैं और एग्जाम में आए हुए हैं, जो पूछता हूँ ये भी सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। और फिर हमारा 1764 में क्या कहते हैं बक्सर का युद्ध होता है, जिस पर क्या कहते हैं हेक्टर मुंडो उनको हरा देता है। फिर 1765 में हमारा क्या कहते हैं जो दूसरा गवर्नर होता है वो आ जाता है, जिसका नाम होता है रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव इलाहाबाद की संधि कर लेता है। जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव आता है, फिर वहाँ से क्या कहते हैं कुछ होता है, क्या होता है इलाहाबाद की संधि हो जाती है, और बंगाल और उड़ीसा और बिहार पर क्या कहते हैं पूरा राजस्व भी क्या कहते हैं ब्रिटिश कंपनी का होगा। फिर इनको क्या कहते हैं कोई भी टैक्स नहीं, जो टैक्स मिलेगा रेवेन्यू टैक्स सब कुछ किसको कंपनी के मिलेगा। ये सब संधि हुई होती हैं, 2 संधि होती हैं, एक सिराज वो क्या नाम है उसके साथ होती है शाह आलम के साथ, और क्या कहते हैं सुजाउद्दीन के साथ जो हमारा अवध का होता है सुजाउद्दौला उसके साथ होती हैं। और जो मीर कासिम होता है वो तो भाग निकलता है ना, उसकी गर्दन वहीं काट दी जाए और ये आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो इन्हीं के साथ इसलिए संधि हो जाती है। और हम सन 1765 से आगे पढ़ना है इंडियन पॉलिटी। सन 1765 में क्या होता है, सन 1765 में रॉबर्ट क्लाइव आ जाता है दूसरी बार गवर्नर बनकर। रॉबर्ट क्लाइव क्या आता है, रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार गवर्नर बनकर आता है। फिर ये क्या करता है यहाँ पर डायरार्की
डायरकी इन बंगाल में द्वैध शासन लगा देता है तो बंगाल में द्वैध शासन लग जाता है। तो बंगाल में द्वैध शासन कब लगता है? सन 1765 से लगता है। ये सन 1765 से 1772 तक रहता है, 7 साल तक रहता है ये। और यही क्या कहते हैं, कहाँ रहता है? तो ये जो डायरार्की होती है बंगाल में द्वैध शासन, समझ लीजिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछ लिया जाए द्वैध शासन कब लगाया गया? 1765 में लगाया गया। पूछ लिया जाए द्वैध शासन की समाप्ति कब हुई, फिनिश ऑफ डायरार्की, तो 1772 में हुई थी। तो ये समाप्त कब हो जाता है, समाप्त कब कर दिया जाता है द्वैध शासन को? समाप्त, फिनिश या समाप्त कब कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है सन 1772 में। और स्टार्ट कब किया जाता है? प्रारंभ कब किया जाता है? प्रारंभ कब कर दिया जाता है? 1765 में। टोटल कितने साल रहता है? पूछ लिया है। टोटल 7 साल रहता है। फिर इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है, इसमें टैक्स देना पड़ता है। टैक्स या कर, ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। जैसे जो अभी क्या कहते हैं, अब हमारा जीएसटी हो गया है। पहले हमारा एक सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता था, एक स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता। तो ये डायरार्की समझ लो तो अच्छे से समझ में आ जाएगी आपके लिए। जिस प्रकार से क्या कहते हैं, आप घर में अगर जॉब पर आ जा रहे हैं तो आप क्या कहते हैं, एक अपनी बीवी को देते हो और अपने एक माता पिता को देते हो। तो 2 प्रकार से ये एक प्रकार से हम जो बांटते हैं। तो एक हमारा क्या कहते हैं, कंपनी को, एक ईस्ट इंडिया कंपनी को, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स देते थे। दूसरा टैक्स स्थानीय सरकार, स्थानीय शासन, जैसे बोल सकते हैं लोकल गवर्नमेंट। अब समझिए ध्यान से, आपको पता है जो मीर सिराजुद्दौला को कौन हराया था? एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर और सेनानायक था राय दुर्लभ। तो राय दुर्लभ को ये क्या बनाते हैं, यहाँ का स्थानीय शासन बनाते हैं। किसके लिए? राय दुर्लभ। तो जो राय दुर्लभ को बनाते थे किसके लिए? राय दुर्लभ। जो राय दुर्लभ बनाते थे, एक टैक्स पूरा कंपनी को देना पड़ता था और दूसरा टैक्स राय दुर्लभ को देना पड़ता था। मगर राय दुर्लभ इससे भी महाचूतिया था, महाबेवकूफ़ था। ये क्या करता था, 100% में से टैक्स, इसे 100% टैक्स मिलता था। ये 2 पार्टों में डिवाइड हो जाता था। एक पार्ट में 81.80% किसे देता था? ये अंग्रेज़ों को दे देता था। अंग्रेज़ों को देता क्या था, इसे देना ही पड़ता था। और इसे कितना बचा? 19% इसको मिलता था, राय को। किसको मिलता था? राय को। समझ में आ रहा था? तो इसी को बोला जाता है इंडिया की लूट, या भारतों की लूट मचा दी थी। किसने मचा दी थी? अंग्रेज़ों ने। तो इनको एक प्रकार से चिरकुट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चिरकुट बोला जाता है। एक प्रकार से समझ लीजिए, जैसे एक छोरा होता है, छोरा बहुत छोटी उम्र में गलत संगति में पड़ जाता है। ये हमारा क्या है? छोरा। ये बाबू है, ये तो बाबू है, बाबू या छोरा।
ये छोटी से गलत संगति में पड़ जाता है। गलत संगति में ऐसे पड़ जाता है, जो माता पिता होते हैं सोचते हैं हमारा बाबू है या छोरा है, बाहर शहर में रहेगा, सिटी में रहेगा तो बहुत अच्छे से पढ़ेगा लिखेगा, हमारा नाम रोशन करेगा, मगर एक पेरेंट्स के ना होते हुए ये बिल्कुल बिगड़ जाता है और इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो ये क्या कहते हैं, सोचता है अब तो मेरे माता पिता है नहीं, बोलता है हाँ माता पिता की कॉल आती है, बेटा क्या कर रहा है, माँ पढ़ रहा हूँ, पता चल रही है कि गेम खेल रहा है या वीडियो देख रहा है, इधर उधर की मूवी देख रहा है, सॉन्ग देख रहा है। आप सब अच्छी तरीके से भली बात ही जानते हैं। तो ये जो बाबू है, और ये बाबू क्या करता है, मसाले उसाले गुटखा खाना स्टार्ट कर देता है और ये सब हो जाता है कैंसर। कैंसर तब तक नहीं छोड़ता है जब तक व्यक्ति को मार ना दे, क्योंकि पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो इसी प्रकार से क्या कहते हैं, ये कैंसर की तरह हमारे बंगाल पर लग गए थे। किस पर लग गए थे, बंगाल पर लग गए थे, और इन्होंने बंगाल को बिल्कुल खोखला कर दिया था। जैसे कैंसर लग जाता है, इसी प्रकार से ये इनसे पूरा टैक्स हड़प ले रहे थे। सोने की चिड़िया भारत को बोला जाता है, और भारत में पूछ लिया है सबसे संपन्न राज्य उतने समय कौन सा था। दोस्तों सबसे संपन्न राज्य जैसे मुकेश अंबानी है, तो इसी प्रकार समझ लो मुकेश अंबानी बंगाल था। भारत का समझ लो सबसे रिच व्यक्ति पूछा जाए तो मुकेश अंबानी, मगर यही हमारा राज्य पूछा जाए उतने समय बंगाल था। तो इसको क्या कहते हैं, बिल्कुल खोखला कर दिया था इन्होंने। और क्या कहते हैं, एक प्रकार का जैसे व्यक्ति को, बाबू को या छोरा को कैंसर लग जाता है ना, दिख रहा है आपको, तो बिल्कुल मुरझा जाता है। तो इसी प्रकार से इसको कैंसर लग जाता है। कुछ इतिहासकारों ने इन्हें 7 साल की लूट बोला है। बोला 7 सालों में इन्होंने क्या कहते हैं, इंडिया को तहस नहस कर दिया। अब जैसे ही क्या कहते हैं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चलती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चलती है, तो जिसमें क्या कहते हैं, क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने आप से रूल करती है, मतलब रूल बनाती है, और ये कंपनी अप्लाई करती है। कंपनी अप्लाई करके इसका गलत शोषण करके बिल्कुल क्या कहते हैं, बिल्कुल झकझोर कर रख देती है भारत को। फिर क्या कहते हैं, ये जो हमारी यहीं से क्या कहते हैं, फिर 1772 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कहते हैं, यहाँ पर आना स्टार्ट करती है। कहाँ पर आना स्टार्ट करती है, भारत में, और वो खुद अपना प्रशासन चलाना चाहती है। क्या चलाना चाहती है, प्रशासन। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो प्रशासन खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट चलाना चाहती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद अपना प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहती है। तो वो स्वयं खुद आ जाती है, और 1702 में 1772 में द्वैत शासन या डेरार्की रूल को समाप्त कर देती है। क्या कर देती है, समाप्त कर देती है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद दोस्त होता है फिर यहाँ से ये हो जाता है, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट आ जाती है, और यहीं से हमारा क्या कहते हैं 1772 में द्वैत शासन की समाप्ति कर दी जाती है, और यहीं से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। और दोस्तों यहीं से एक क्या कहते हैं, जैसे बच्चे का जन्म होता है, और यहीं पर हमारी पॉलिटी का उत्पत्ति होने लगती है, और यहीं से हमारी पॉलिटी बनना स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों आपको लगता होगा कि मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा दिया, बिल्कुल हिस्ट्री पढ़ाया हूँ, मगर मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री है, जो भी हिस्ट्री है, इसी से हमारी पॉलिटी का जन्म होता है। तभी मैं बोलता हूँ कि हिस्ट्री सभी को जानना चाहिए, भले ही जो तैयारी करे या ना करे, मगर आपको अपने इतिहास के बारे में पता होना चाहिए कि ये जो चिरकुट आए थे या जो लालची कुत्ते आए थे, इन्होंने हमारे अंग्रेज पर कैसे शासन किया। मगर क्या कहते हैं, जो जिसका नाम था जुमोरिन अगर अरबों का कहना मान लेता हो उतने टाइम, तो ये अंग्रेज हम पर कभी शासन नहीं कर पाते। अंग्रेज वो अरबों ने इन पर चेतावनी दी कि जो वहाँ से लोग आ रहे हैं इनको बिल्कुल रुकना नहीं दिया जाए। मगर जुमोरिन भी अपने आप में एक लालची कुत्ता था, और वो लालची कुत्ता होने के कारण उसने क्या कहते हैं, उन्हें आने दिया, और हमारी ये भारत की दुर्दशा हो गई जो आपके सामने है, अभी तक उभरा नहीं है। तो इस प्रकार से 1772 में द्वैत शासन समाप्त कर देती है, और यहीं से क्या कहते हैं, भारत का
संवैधानिक विकास स्टार्ट होता है। ये है तुम्हारा, और यहीं से आपको बुकों में मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? खाली 2 लाइनें मिलेंगी छोटी बुकों में, प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, बस इतनी सी हिस्ट्री मिल जाएगी। और क्या आ जाएगा? भारत का संवैधानिक विकास, बस यहाँ से आपको मिलेगा। और आपको ये सब पता ही नहीं कैसे क्या हुआ। तो भारत में संवैधानिक विकास, अब ये हमारा 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। जो हमारा वो होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं, बहुत अच्छे से भली भांति हमारे इंग्लिश मीडियम के वो छोरा जानते होंगे। कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। मैं इसलिए लिखता हूँ दूसरे मार्कर से क्योंकि आपको समझ में आ जाए ये लाइन हमारी एक ही है, ये लाइन एक ही है, जिससे आपको क्या कहते हैं पढ़ने में और लिखने में कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है छोरो? जो छोरा हैं वो बड़े ही होशियार बनते हैं। कुछ छोरे तोपची होते हैं, थोड़ा सा ज्ञान पा लेते हैं और सोचते हैं कि हम बड़े धुरंधर हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए। अपने आप पर कभी क्या कहते हैं वो नहीं करना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए सामने वालों को कि हम इतनी ज्ञानी हैं। तो फर्स्ट और सेकंड, पहला हमारा होता है क्या? दूसरा हमारा होता है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ब्रिटिश क्राउन बोले तो गवर्नमेंट को बोलते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये कब होता है? 1858 ईस्वी से। ठीक है। और ये कब होता है? ये होता है रूल अबाउट ऑफ कंपनी, रूल ऑफ कंपनी अबाउट, अंग्रेजों के अधीन कंपनी के शासन, कंपनी के अधीन शासन, कंपनी के अधीन जो अंग्रेज करेंगे अब वो किसके साथ करेंगे? कंपनी के अधीन शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ठीक है। रूल अबाउट ऑफ कंपनी। अब ये क्वेश्चन सब पीसीएस में बने हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए और आपको पता चल जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर ये बनाते हैं, और जो आपका बाबू है या छोरा है इसको क्या कर दिया जाए? रफ इसका काम हो चुका है। तो समझिए क्या होता है इसमें कुछ नहीं होता है। फिर एक उतने समय एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट या रेगुलेटिंग अधिनियम। ये कब आता है? सन 1773 में आता है। जब सन 1773 में आता है तो पीएम ऑफ ब्रिटेन, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन होता है? क्वेश्चन आए हुए हैं ये सब पीसीएस में। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होता है लॉर्ड नॉर्थ। कौन होता है? लॉर्ड नॉर्थ। सब आए हुए हैं, आप अच्छे से एक बार चेक कीजिए, फिर आपको सब पता चल जाएगा। तो ये लॉर्ड नॉर्थ होता है, और ये एक सेक्रेट कमेटी बनाता है। क्या बनाता है? सेक्रेट कमेटी, जिसे बोलते हैं गुप्त समिति। क्या बोलते हैं? गुप्त समिति। और गुप्त समिति का पर्पज क्या होता है? क्या पर्पज या उद्देश्य?
तो वो उसका उद्देश्य होता है कि दोस्तों भारत पर क्या करें, भारत पर कंपनियों पर ये नियंत्रण कर सकें और ब्रिटेन पर भी ध्यान दे सकें। तो कंपनी पर नियंत्रण करना था, किसकी कंपनी पर, भारत की कंपनी पर नियंत्रण करना और ब्रिटेन को भी कंट्रोल में रखें। तो इनका ये पर्पस था, ठीक है। तो ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको पता ही है जगह बच नहीं रही है, और क्या कहते हैं, मैं क्या करूँगा, इसको मैं अब रब करने वाला हूँ। दिख रहा है सब कुछ अच्छा खासा, तो इसको क्या कर दिया जाए, रब। और इसमें अब मैं क्या करने वाला हूँ दूसरा, तो ये जो हमारा कंपनी के अधीन शासन है, कंपनी के अधीन शासन हमारे ये दो प्रकार से होते हैं। कंपनी की जो संस्थाएं होती हैं वो दो प्रकार से इंग्लैंड में बनाई जाती हैं। एक बनाई जाती है हितधारकों का मंडल, दूसरा बनाया जाता है निदेशक मंडल, जिसे बोलते हैं कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टाइज, और दूसरा बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 मेंबर होते हैं। जो 24 मेंबर होते हैं उनका 1772 से पहले तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 1 साल का होता है। जैसे ही रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और रेगुलेटिंग एक्ट आते ही क्या कहते हैं, इनका कार्यकाल कितना कर दिया जाता है, 4 साल का बढ़ा दिया जाता है। और ये 4 साल के लिए चुन लिए जाते हैं। और कैसे चुने जाते हैं ये सब आप यहाँ पे सामने होने वाला है। और मैं जैसा कि आपको इतना बता दिया हूँ, और इसी को मैं डायग्राम में बनाता हूँ। अच्छी प्रकार से आप भली भांति जानते हैं कि अब मैं क्या बताने वाला हूँ। कंपनी के प्रशासन के लिए 2 संस्थाएं हुआ करती थी। कंपनी के प्रशासन के लिए कितनी संस्थाएं होती थी, 2 संस्थाएं। कंपनी के प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन टू इंस्टीट्यूशन, 2 संस्थाएं के लिए बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस थी। तो वो 2 कौन सी थी, अभी ये आपको पता चल जाएगा। पहली और दूसरी। तो छोरो कौन सी थी, जो छोरा बहुत अच्छे से पढ़ता होगा वो बता देगा, और जो छोरा लापरवाही करता होगा वो नहीं बता पाएगा। तो थी कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टाइज, इसको बोलते हैं हितधारकों का मंडल या स्वतंत्रधारी मंडल, ठीक है दोस्तों। दूसरी यहाँ की थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल। इसमें कितने मेंबर होते थे, मेंबर 24 सदस्य होते थे। इनका चुनाव कैसे होता था, ये दोनों संस्थाएं कहाँ पर थीं, इंग्लैंड में। कहाँ पर, इंग्लैंड में। पूछ लिया है ये दोनों संस्थाएं कहाँ पर थी, इंग्लैंड में। इनका चुनाव इनके द्वारा होता था, इलेक्शन, ठीक है। और इनका जो कार्य था, वर्क, जब तुमसे पूछ लिया जाए 1972 से पहले 1 वर्ष का था, 1 ईयर या ड्यूरेशन ऑफ टाइम। 1972 के बाद 1972 के बाद 1900 नहीं भैया, 1772
1770 आफ्टर या बाद में 4 साल का, 4 ईयर। कब, क्यों? रेगुलेटिंग एक्ट में बढ़ाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो आपको ये सब पता ही है। इसको मैं सर्किल बना देता हूँ कि ये पॉइंट आप अच्छे से भली भांति सब ध्यान रखें। कार्य कैसे होता था 1772 में, 1 साल का होता था। रेगुलेटिंग एक्ट आते ही, जैसे ही मान लो अखिलेश है, अभी योगी जी हैं, योगी जी हार जाते हैं और क्या कहते हैं, अखिलेश जी आ जाते हैं और ये क्या करते हैं, अपने वर्चस्व बढ़ाने के लिए ये क्या कहते हैं, पैड को ख़त्म कर देते हैं। तो ये एक दूसरे का चलता ही रहता है। तो इसी प्रकार से जो एक्ट आते रहेंगे वो कमियों को दूर करते जाएंगे और उनमें नई नई अपनी क्या कहते हैं चीज़ें जुड़ती चली जाएंगी। यही इनका एक्ट का मतलब होता है। जो कमियाँ पिछली चीज़ में रह गई हों वो उसमें पूरी की जाए। तो हर पिताजी का यही सपना होता है कि जो मैं कमी किया हुआ हूँ वो मेरा बेटा कमी ना करे। अगर मैं ये काम करता हूँ, चप्पल गांठता हूँ, तो मेरा बेटा चप्पल ना गांठे, वो एक अच्छा इंसान बने और उसे लोग सम्मान करें। अगर एक किसान का बेटा होता है तो वो किसान ठीक है, मगर किसान में ये होता है कभी ये नहीं पता चलती कब रोटी मिलती है, कब क्या पूरा दिन निकल जाता है। किसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है मगर उसका पूरा जो होता है वो भी लागत नहीं बचती है। और बहुत चीज़ें हैं जो व्यक्ति जो करता है वो उसका बेटा सोचता है कि जो पिताजी होते हैं वो सोचते हैं कि जो मेरा बेटा है या बेटी है वो ये कार्य ना करके एक अच्छे पद पे जाएं, मुझसे ऊपर ऊंचाइयों तक बुलंदों को छुएं और मेरा नाम करें, अपना नाम करें। बस उनकी वही ख्वाहिश रहती है और आपसे कोई ख्वाहिश नहीं रहती। अगर ये ख्वाहिश आप पूरी नहीं कर पाते हैं तो ऐसी ज़िंदगी का, ऐसी जीवन का आपकी नौबत है कि अपने माता पिता का सपना पूरा ना कर पाओ। वो एक सपना नहीं होता है, आपके ही बारे में वो सोचते हैं और हमेशा उनका और कोई औचित्य नहीं होता है। तो जिस प्रकार से मैं आपको ये बता दिया, ये आपको बता दिया हितधारकों मंडल या स्वतंत्रधारी मंडल, ये दोनों अलग अलग वर्ड होते हैं। किसी बुक में कुछ मिलेगा, किसी बुक में कुछ मिलेगा, मगर सब मैं यहाँ पर आपको निचोड़ कर रख दिया हूँ। आपको कोई सी भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस पढ़नी तभी है जब यूपीएससी का सिलेक्शन पाना है, तो उसके लिए थोड़ा लेवल बनाना पड़ेगा। और मगर आपका बेस और इससे एक हाई लेवल, 2 लेवल तो आप क्रॉस कर चुके हैं, तीसरा लेवल आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आप यूपीएससी में बहुत अच्छे से पहुँच जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है हमारा सन 1773 में। क्या आ जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आ जाता है। और 1773 में आ जाता है तो जैसे ही जो 1772 में आता है, 1772 में हमारी वो भी जो प्रेसिडेंसी होती हैं वो कितनी होती हैं? 3 प्रेसिडेंसी होती हैं। मगर 1773 में आते ही जो 3 प्रेसिडेंसी होती हैं, रेगुलेटिंग एक्ट आता है, कितनी प्रेसिडेंसी होती हैं? 3 प्रेसिडेंसी होती हैं, जिसमें क्या कहते हैं, तीनों प्रेसिडेंसी का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? एग्जीक्यूटिव। अब दूसरा मार्कर चला दिया है, ब्लैक बहुत चल गया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीन्स कार्यकारी परिषद बनाई जाती है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 3 प्रेसिडेंसी होती है, 3 प्रेसिडेंसी में एक कार्यकारी परिषद बनाया जाता है। और ये कार्यकारी परिषद का मतलब होता है इनमें एक जनरल गवर्नर का पद निकलता है। क्या निकलता है? जनरल गवर्नर का नया पद सृजित किया जाता है। जनरल गवर्नर मतलब जनरल गवर्नर जनरली गवर्नर होता है, तो वो एक ही होता है बंगाल का। और ये बंगाल का बनते ही ये तीनों प्रेसिडेंसी इसी में आ जाती हैं। किस में आ जाती हैं? इसमें आ जाती हैं। फिर इसकी क्या कहते हैं, एक एग्जीक्यूटिव कार्यकारी बनाई जाती है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाती है, कार्यकारी परिषद। इन तीनों को क्या कहते हैं, कौन कवर करता है? बंगाल का गवर्नर करता है। जो कौन आता है? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन होता है? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ये मेन होता है। और इसके क्या कहते हैं, 3 और 4 की कार्यकारी परिषद बनाई जाती है। कितनी होती है? उसमें 4 मेंबर होते हैं। वो 4 कौन कौन से होते हैं अभी लिखता हूँ यहाँ पर आपके लिए, सामने ही है। एक होता है
फिलिप फ्रांसिस कौन होता है? फिलिप फ्रांसिस आपको पता होने चाहिए नाम। फिलिप फ्रांसिस, फिलिप दूसरा होता है आपका क्लेवरिंग। क्या होता है? क्लेवरिंग। तीसरा होता है मानसन। मानसन। चौथा होता है आपका बरवेल। क्या होता है? बरवेल। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद सन 1774 में 1774 में सन 1774 में एक क्या बनाया जाता है? एक हमारा क्या कहते हैं मुख्यालय बनाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता। सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है कब? सन 1774 में। तो इसमें क्या होता है? इसमें 4 जज होते हैं। इनमें एक मेन जज होता है। क्या? एक मेन जज, मेन जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश होता है। उसका क्या नाम होता है? लॉर्ड एलिजा इम्पे। क्या होता है? लॉर्ड एलिजा इम्पे। लॉर्ड एलिजा इम्पे। तो ये मेन होता है और 3 अन्य होते हैं अदर। कितने? 3 जज। तो उनके तीनों के नाम जान लीजिए। क्या नाम होते हैं? एक का नाम होता है लॉर्ड हाइड, या क्या होता है? हाइड। दूसरे का नाम होता है चैम्बर्स, लॉर्ड चैम्बर्स। थर्ड का नाम होता है, इसका नाम होता है आपका लिमिस्टर। क्या नाम होता है? लिमिस्टर। तो दोस्तों कितने सुप्रीम कोर्ट की न्यायालय की स्थापना होती है? सन 1774 में 4 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें क्या कहते हैं एक मुख्य न्यायाधीश होता है जिसका नाम होता है लॉर्ड एलिजा इम्पे। दूसरा नाम होता है लॉर्ड। 3 होते हैं अदर न्याय, एक होता है मुख्य। 3 का मतलब मुख्य का मतलब ये समझ लो, जैसे मैं हूँ मैं नहीं, एक छोरा है, 4 छोरा हैं, उनमें एक छोरा रहेगा मेन पर, 3 छोरे रहेंगे कम पर। तो छोरा, वो मेन छोरा अगर कहीं चला जा रहा है तो वो 3 छोरा उसका कार्य को देखेंगे। तो इसी प्रकार से होता है, ये जब कहीं चला जाएगा ये इसके बाद ये फैसला लेंगे, ठीक है। मेन इसका रहेगा, अगर ये पास कर देता है तो फिर इसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो हमारा लॉर्ड हाइड थे, लॉर्ड चैम्बर्स थे, लॉर्ड लिमिस्टर थे। तो इस प्रकार से ये हो गया। फिर हमारा जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इसमें क्या किया जाता है, जैसी मान लो तुम में से या कोई छोरा में से या छोरी में से अगर कोई अच्छी पोस्ट पे बनते हैं, कोई PCS बनता है, कोई IAS बनता है, कोई CGL में जाता है या कोई सचिवालय में बैठता है, तो आपके घर पर बहुत बहुत अच्छे गिफ्ट आने लगेंगे। आप मना भी करेंगे, अगर आप एक ऑनेस्टी पर्सन होंगे तो आप मना करेंगे और वो चीज़ें आपके घर पर आती रहेंगी। और घर पर क्या आएंगी,
जाएंगी और आप उसके लिए मना भी करेंगे तब भी लोग आपको जबरन देंगे। तो इसी प्रकार से क्या कहते हैं, जो 1700 हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसमें क्या कहते हैं बहुत ऐसी चीज़ें थी, उनको कम कर दिया गया। अब वो क्या कहते हैं ऐसी चीज़ क्या थी, कंपनी के बिना लाइसेंस के कोई व्यापार नहीं कर पाएगा। क्या कंपनी के बगैर लाइसेंस के क्या कोई व्यापार नहीं कर पाएगा। दूसरा पॉइंट क्या था, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो किसी का गिफ्ट या उपहार नहीं लेंगे। तो जैसा कि आप बनेंगे जब ऑफिसर तो आपको भी बड़ा गिफ्ट आपके घर पे आने लगेंगे और लोग आपके आगे पीछे लेके घूमने लगेंगे। वो दिन आपके पास जल्दी ही आए, मगर आप ऑनेस्टी पर्सन बन के रहोगे तभी आपका नाम बनेगा। कभी लालच के उसमें फंस गए तो आपकी जॉब भी चली जाएगी और आपके नाम का धब्बा लग जाएगा। तो वो क्या है, 2 पॉइंट हैं। फिर इसके बाद दोस्तों ये पॉलिटी हम यहाँ से क्या कहते हैं, हमारी पॉलिटी बनी गई भारतीय राज्य व्यवस्था। आपको ऐसा पढ़ाया जाएगा, कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, मतलब बचेगा आपसे। पहला पॉइंट क्या है, कंपनी के बिना लाइसेंस के, बिना लाइसेंस के क्या व्यापार नहीं करेगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है गवर्नमेंट एम्प्लॉई सरकारी कर्मचारी नहीं लेगा, क्या नहीं लेगा, गिफ्ट नहीं लेगा किसी के, गिफ्ट उपहार। तो इसके बाद दोस्त हम पढ़ेंगे, ये हमारा ख़त्म हो जाता है। और जो फॉरेन हेसिटेंस होते हैं ये 1785 तक रहते हैं, 1772 में आते हैं और कब तक रहते हैं, 1785 में रहते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे 1781 अमेंडमेंट, क्या पढ़ेंगे, अमेंडमेंट एक्ट 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। इसमें ये होता है कि जो हमारे हमारा बंगाल और उड़ीसा और जो बिहार की जो विधि होती है इस प्रकार स्थापित की जाती है। और जितने भी जो एक्ट आएंगे, अब जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रहती हैं उस कमियों को दूर किया जाएगा और हमारे ऐसे एक्ट आते रहेंगे। और हम 1857 तक हम ये कंपनी के अधीन क्या कहते हैं जो हमारे एक्ट हैं वो पढ़ेंगे। और 1858 जो महास्वतंत्रता संग्राम होता है, इंडियन रेवोल्यूशन, जो हमारा इंडियन रेवोल्यूशन होता है 1857 में, उसके बाद क्या कहते हैं हमारा ब्रिटिश क्राउन के अंदर पढ़ेंगे। और हमारा धीरे धीरे ऐसी पॉलिटी बनता चला जाएगा और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनते चले जाएंगे। सबसे ज़्यादा हमारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं दोस्तों। तो जैसा है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आनंद उठाते हुए, इस क्लास का मज़े से पढ़ते हुए लेक्चर को और अच्छे से पढ़ते रहिए। और इन्हीं से आपका क्या कहते हैं बेड़ा पार होने वाला है। और दोस्तों इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और नेक्स्ट क्लास में आपका 1781 अमेंडमेंट स्टार्ट होगा। और अपने यार दोस्तों को बताइए, इस चैनल को अधिक से अधिक क्या कहते हैं आएँ और इसका क्या कहते हैं बिल्कुल लाभ पूरा फ़ायदा उठाएँ और अपनी सुनहरा जीवन बनाएँ और अच्छी नौकरी पाएँ। और क्या कहते हैं आपका दिन शुभ हो। और आपके लिए वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और धन्यवाद। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।